चैप्टर 11 आंखों से आंखों में डूबना और धड़कनों को बहकेना। इस वक्त आरोही कार ड्राइव कर रही थी और अभय जी उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे क्योंकि उनके हाथों पर चोट लगी हुई थी। अभय जी ने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा, हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आरोही ने उनका जवाब दिया, अरे यह क्या बात हुई, कहाँ जा रहे हैं मतलब? ऑफ कोर्स लंच का टाइम है तो हम दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में जा रहे हैं लंच करने, मुझे तो कसम से बहुत भूख लग रही है। अभय जी आरोही की ऐसी बच्चों वाली हरकतें देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन फिर उन्होंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, नहीं तुम बाहर का नहीं खा सकती, तुम्हें अभी अभी हॉस्पिटल से लाया गया है और तुम्हारा एक्सीडेंट भी हुआ है। इस वक्त तुम्हें बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आरोही ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप हर बार एक हिटलर की तरह क्यों बिहेव करते हो? यह मत करो, वह मत करो, यह मत खाओ, वह मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा एक्सीडेंट हुए 1 हफ्ता हो चुका है। मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया है तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर का खा सकती हूँ, लेकिन उसके साथ ही मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी और अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी होगी। तो मैंने डॉक्टर की बात मान ली, इसलिए अब मैं बाहर का सब कुछ खा सकती हूँ, ओके? अभय जी ने आरोही की बातों पर कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अगर डॉक्टर ने तुम्हें परमिशन दे दी है तो फिर ठीक है, हम अभी चलते हैं खाना खाने। 1 मिनट, तुमने अभी अभी क्या कहा मुझसे? मैं हिटलर हूँ। 1 मिनट और बताना तो मैं किस एंगल से तुम्हें हिटलर लगता हूँ? मुझ जैसा अच्छा, हैंडसम, हमेशा मुस्कुराता रहने वाला इंसान तुम्हें हिटलर कब से लगने लगा? हाँ बताओ बताओ। आरोही ने अभय जी की बातों पर मुंह बनाते हुए कहा, इसमें कहने की क्या जरूरत है, आप खुद हिटलर हो। और क्या कहा आपने, हमेशा मुस्कुराता रहने वाला इंसान? कभी अपनी स्माइल किसी को दिखाई भी है? या फिर कभी खुलकर हंसे भी हो? कभी कभी स्माइल भी इतनी सी करती हो कि लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जबरदस्ती आपके चेहरे पर मुस्कान चिपका दी हो। और दूसरी बात, किस बेवकूफ ने कहा कि आप हैंडसम हो? शक्ल देखी है अपनी आईने में? अपने सर पर देखो, बहुत सारे सफेद बाल निकल आए हैं और चेहरे पर यह इतनी सारी झुर्रियां भी हो गई है। पहले लगते होंगे हैंडसम, लेकिन अब तो भी बिल्कुल नहीं लगते। अभय जी ने आरोही की तरफ शौक से देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं हैंडसम नहीं लगता? 1 मिनट, क्या सच में मेरे फेस पर झुर्रियां आ गई है और मेरे बाल सफेद हो गई है? लेट मी चेक। इतना कहकर अभय जी ने अपना फोन निकाल लिया और उसका कैमरा ऑन करके अपने फेस को और अपने बालों को देखने लगे। उनकी इस हरकत को देखकर आरोही को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हंसी कंट्रोल करके रखी। आरोही ने अभय जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ देखिए देखिए, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बीच में भी देखना और कैमरा पीछे करके अपने बालों के पीछे भी देखना। क्या पता वहां पर बहुत सारे सफेद बाल हो गए हो। इन दोनों बाप बेटी की बातें यूं ही चलती रही। थोड़ी देर बाद वह दोनों रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे और एक अच्छी सी शांत जगह पर दोनों बैठ चुके थे। तभी उनके पास एक वेटर है और बोला, व्हाट डू यू हैव टू लाइक ए मैन सर? आरोही वेटर के पूछते ही अपनी लंबी लिस्ट लगा दी, मुझे एक हैदराबादी बिरयानी, रुमाली रोटी, पालक पनीर, पनीर भुर्जी, बटर नान, मलाई मशरूम, पाव भाजी, समोसा, हक्का नूडल्स और हाँ, एक प्लेट मंचूरियन। यह सारी चीज सर्वे होने के बाद आप 20 मिनट बाद आएगा, आई ऑर्डर सम डिजर्ट। अभय जी अपनी बेटी की इतनी लंबी लिस्ट सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे। अभय जी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, हम सिर्फ 2 लोग हैं खाने में, राइट? आरोही ने अभय जी की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हम तो 2 लोग हैं खाने में। इतना खाना तो हम दोनों के लिए बहुत कम पड़ेगा।
आप एक काम कीजिए, आपको जो भी खाना है आप वेटर भैया को बोल दीजिए, वह आपके लिए लेते हुए आएंगे। वेटर और अभय जी दोनों ही अपने सामने बैठी हुई लड़की को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की इतना सारा खाना खा भी सकती है। अरे भाई, अब उन दोनों को कौन बताएं कि दुबली पतली लड़कियों पर भगवान का खास वरदान होता है, वह चाहे कितना भी ठुस ठुस के खा ले उनका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। अभय जी ने भी अपने लिए 2-3 डिश ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद सभी ऑर्डर की हुई डिशेज उन लोगों की टेबल पर रख चुकी थी। और इतना टेस्टी टेस्टी खाना देखकर तो हमारी आरोही उन सब पर टूट ही पड़ी। तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर आरोही ने आधे से ज्यादा डिशेस खा ली थी। और अभय जी ने तो अपनी डिश को छुआ भी नहीं था, उनका ध्यान तो सिर्फ अपनी बेटी पर था जो भुक्खड़ों की तरह खा रही थी। तभी वहां पर वेटर आया और उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, मैम अब क्या लेगी स्वीट डिश में? आरोही ने जवाब दिया, आप एक काम कीजिए, 1 प्लेट रसमलाई, 1 प्लेट गुलाब जामुन और प्लीज चॉकलेट आइसक्रीम भी लेते हुए आना। और हाँ, 1 पेस्ट्री भी। वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। तभी आरोही का ध्यान अभय जी पर गया। उसने देखा कि उन्होंने अभी तक अपनी डिश को हाथ भी नहीं लगाया था। यह देखकर उसने अभय जी से पूछा, अरे क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे? ओह हाँ, अच्छा मुझे याद आया, आपके हाथों में तो चोट लगी है, आप कैसे खा सकते हो? आप रुकिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। इतना बोलकर आरोही अभय जी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। उसने अभय जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप यह रसमलाई और गुलाब जामुन भी ट्राई कीजिए, यह भी बहुत ही टेस्टी है। इतना कहकर वह उन्हें स्वीट डिश पर खिलाने लगी। आज अपनी बेटी के हाथों से खाना खाकर अभय जी बहुत खुश थे। आज उनको दिल से खुशी हो रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपना लंच खत्म कर दिया। उसके बाद अभय जी आरोही को मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में ले गए। अभय जी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा रूम नंबर 201 है। यह 7th फ्लोर पर है। कल सुबह तक तुम इस रूम में आराम से रह सकती हो। और हाँ, कल सुबह जल्दी से घर वापस भी आ जाना, ओके? अब तुम सीधी तरीके से कोई भी बदमाशी किए बगैर सीधे अपने रूम में जाओगी। और हाँ, ध्यान से जाना, कहीं इधर-उधर चोट मत लगवा लेना। आरोही ने अभय जी की बातों का जवाब देते हुए कहा, अरे यह आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं अपने रूम में सीधी जाऊंगी तो मैं तो वह सामने वाली दीवार से टकरा जाऊंगी। मैं 7th फ्लोर पर नहीं पहुंच पाऊंगी ना। और रही बात ध्यान से जाने की, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना एक पैर हवा में उठा दूंगी और अपने दोनों हाथ भी हवा में उठा दूंगी। भांगड़ा करते हुए मैं जाऊंगी अपने रूम तक। अभय जी मैं उसकी बात सुनकर अपना सर पीट लिया और बोले, यह लड़की कभी सीधी तरीके से बात नहीं कर सकती, यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आरोही ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं कभी नहीं सुधर सकती। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह तक ठीक ठाक मेंशन में आ जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर आरोही अपने रूम की तरफ चली गई। और अभय जी जब तक उनकी बेटी उनके आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक उसे तरफ ही देखते रहे। उसके बाद वह भी अपनी गाड़ी की तरफ चले गए जहां पर उनका ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद होटल रूम के अंदर इस वक्त आरोही का फेस बहुत ही ज्यादा सीरियस था और उसकी आंखें हद से भी ज्यादा सर्द थी। अगर कोई उसे इस रूप में देखे तो वह डर जाए। वह अपने बेड पर बैठे हुए लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। उसके लैपटॉप पर इस वक्त न जाने कितने सारे कोड दिख रहे थे और उसकी उंगलियां लैपटॉप पर बिजली के स्पीड से चल रही थी। आधे घंटे बाद उसने अपनी उंगलियां रोक दी और उसके फेस पर जीत की एक मुस्कान तैर रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया जिस पर लिखा हुआ था, हेलो मिस यार, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज आपकी वजह से हमारा यह सारा डाटा बच गया। आपके इस हैकिंग सिस्टम ने हमारा करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया है।
आप अपनी फीस बोल दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। और हाँ, हम आपके न्यू हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, आप प्लीज उसकी पेमेंट भी बोल दीजिए। आरोही ने मैसेज पर कर उन लोगों को रिप्लाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी पेमेंट है 10 करोड़ और अगर आपको मेरा सिक्योरिटी सिस्टम खरीदना है तो उसकी कीमत है 50 करोड़। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे अकाउंट में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका यह सिक्योरिटी सिस्टम अब कोई भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। कोई भी बड़ा सा बड़ा लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई भी तकनीक आपके इस सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी, यह मेरा यानी कि आर का प्रॉमिस है। आरोही के यह मैसेज भेजने के 5 मिनट बड़ी उसके अकाउंट में 60 करोड़ रुपए आने का मैसेज आ गया था। यह देखकर आरोही बहुत खुश हुई। उसके बाद वह अपना हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए बैठ गई। वह जी डिजाइन सिक्योरिटी सिस्टम को बना रही थी। उसे डिजाइन से तो कोई और बना ही नहीं सकता था। उसे सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऐसे ही उसे काम करते हुए शाम के 7:30 बज चुके थे और उसका काम अब खत्म हो चुका था। इसलिए वह ठंडी हवा लेने के लिए अपनी खिड़की के पास खड़ी हो गई। तभी उसने खिड़की से नीचे देखा जहां पर कुछ 7 से 8 साल के बच्चे बैठे हुए थे। वह बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा भूखे लग रहे थे। यह देखकर वह तुरंत ही अपने कमरे से बाहर गई और नीचे रिसेप्शन एरिया पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से बोली, सुनिए, अभी मैं थोड़ी देर में डाइनिंग हॉल में कुछ बच्चों को लेकर आ रही हूँ। आपके होटल का जो भी बेस्ट खाना और आपके होटल की जिस डिश में स्पेशलिटी हो वह सारे के सारे डिशेस मुझे वहां पर डाइनिंग हॉल पर मौजूद चाहिए। और हाँ, उसके साथ साथ मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। यह लीजिए मेरा कार्ड, इसका पेमेंट मैं अभी कर देती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने उससे उसका कर लिया और पेमेंट कर दी। उसके बाद आरोही बाहर निकलकर उन बच्चों के पास आ गई। आरोही उन सभी बच्चों के पास आकर खुद भी एक बच्ची बन गई थी। वह सभी बच्चों के साथ खेल रही थी और मस्ती कर रही थी। वह बच्चे भूखे जरूर थे लेकिन आरोही के साथ मस्ती करते हुए उन लोगों को अपनी भूख का एहसास भी नहीं हुआ। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई। आरोही अपने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पाया कि जोरदार बारिश हो रही है और वह खुद बारिश में भीग रही है। आरोही को बारिश बहुत पसंद है, या फिर यूं कहे कि उसे बारिश से मोहब्बत थी। आरोही ने अपने दोनों हाथ की बाहें फैला दी और उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। वह उसे बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रही थी, जो उसे बहुत सुकून दे रही थी। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर बच्चों की तरफ देखा, जो अपने मस्ती में खोए हुए एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। आरोही भी यह देखकर उनके पास आई और उनके साथ उछल उछल कर बारिश को एंजॉय करने लगी, उनके साथ मस्ती करने लगी। उन सब को बारिश के पानी से भीग रही थी और उन सब पर कीचड़ फेंक रही थी। वह बच्चे भी आरोही के साथ ऐसी ही मस्ती कर रहे थे और वह सब लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उनकी हंसी की आवाज पूरे गार्डन में गूंज रही थी, जो वहां का माहौल खुशनुमा बना रही थी। आरोही उन बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई थी। आरोही बच्चों के साथ मिलकर ढेर सारी शरारत कर रही थी, बिना यह बात जाने कि कोई उसे देख रहा है। हेलो दोस्तों, आप प्लीज यह सीन देखने से पहले लव मी फर्स्ट साइट का एक सॉन्ग प्ले करेंगे, या फिर आप लोग यह इमेजिन कर लीजिए कि इस वक्त लव मी फर्स्ट साइट का वह म्यूजिक यहाँ पर बज रहा हो, जब उसे मूवी का हीरो मेरी बोलता है, ना कि मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मेरी से। उसके बाद जो म्यूजिक शुरू होता है, सेम वैसा ही म्यूजिक इस वक्त यहाँ पर भी बज रहा है। जब वह दो नीली आंखों वाला शख्स हमारी हीरोइन को देख रहा है तब, हाँ, इस वक्त दो ब्लू कलर की आंखें सिर्फ और सिर्फ हमारी आरोही को ही देख रही थी। उन आंखों में समुद्र से भी ज्यादा गहराई थी, लेकिन अभी वह आंखें बिल्कुल शांत थी। वह इंसान इस वक्त 11th फ्लोर से नीचे गार्डन की तरफ देख रहा था। उसे इंसान का चेहरा तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था,
क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी को काले कपड़े से ढका हुआ था। यहाँ लगा था कि उसका फेस भी ब्लैक मास्क से कवर था और उसके सर पर एक ब्लैक कैप लगी हुई थी। अगर कुछ दिख रहा था तो उसकी वह ओशियन ब्लू आईज, जो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही थी। आरोही को भी अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उसे देख रहा है। उसकी दिल की धड़कन अचानक से रोलर कोस्टर की तरह दौड़ने लगी। उसके दिलों की धड़कन बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से धड़क रही थी। आरोही ने अपनी नजर इधर-उधर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं। उसने अपनी नजर ऊपर की तरफ उठाई और उसकी वह काली आंखें किसी की नीली आंखों से मिल गई। और इस वक्त आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और बारिश और भी जोरों से बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो भगवान भी उन दोनों का इस मिलन का हिस्सा बन रहे हो। वह दोनों लोग एक दूसरे के चेहरे को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन दोनों एक दूसरे की आंखें साफ साफ नजर आ रही थी और वह दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो गए। इस वक्त उन दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, जैसे मानो उन दोनों का खोया हुआ हिस्सा उन दोनों को मिल गया हो। ऐसा होते ही आरोही ने अपनी नजरें उस इंसान पर से फेर ली और अपने दिल पर हाथ रखकर जोर से सांस लेने लगी। उसने खुद से कहा, यह एक पल को मुझे क्या हो गया था? मैं क्यों सिर्फ उसकी आंखों में देखे जा रही थी? अरे मेरा दिल यह क्यों इतनी जोर जोर से धड़क रहा है? पर जो भी हो, जब मैं उसकी आंखों में देख रही थी मेरे दिल को एक अजीब सी ठंडक मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरी आत्मा को देख रही हो और मुझे सुकून पहुंचा रही हो। यह कहते हुए आरोही ने फिर से ऊपर की तरफ देखा, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। आरोही ने यह देखकर अपना सर झटका और बच्चों को लेकर होटल के अंदर चली गई। उसने वहां पर बच्चों को बिठाकर ढेर सारा खाना खिलाया और उन सबको आइसक्रीम भी खिलाई और होटल वालों को पैसे भी दिए और उन लोगों से यह कहा कि वह लोग अब इन बच्चों को हर रोज सुबह शाम रात तीनों टाइम का खाना यहीं पर ही खिलाएं। उसके बाद वह अपने कमरे में गई और चेंज करने के बाद वह सो गई। CH12 क्लब में तमाशा। सुबह के 10 बजे। आरोही ने सुबह के 8 बजे होटल से चेक आउट कर लिया था, इसलिए इस वक्त वह मेंशन में थी। अभय जी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा कमरा रेडी हो चुका है, जाओ जाकर देख लो। आरोही यह सुनकर ही तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग गई। अभय जी ने उसे देखकर अपना सरनामे हिला दिया। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी इस बेटी का कुछ नहीं हो सकता, भले यह 18 साल की हो और अभी 1 महीने बाद 19 साल की होने आई हो, लेकिन फिर भी बचपना इसके अंदर वैसा का वैसा ही है। दूसरी तरफ आरोही जब अपने कमरे में पहुंची तो वह पूरा कमरा देखते ही रह गई। सच में उसका कमरा बहुत खूबसूरत था। कमरे के बीचों बीच एक राउंड शेप बेड था। उसके सारे जगह पर वाइट पर्दे लगे हुए थे। ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन के बेडशीट बिजी हुई थी। उसका पूरा कमरा किसी प्रिंसेस की तरह सजाया गया था। उसकी कमरे की सबसे बीच वाली दीवार पर उसकी सबसे बड़ी और एक बहुत खूबसूरत सी फोटो थी। इस कमरे के राइट साइड पर एक बहुत बड़ी बालकनी थी, जहां से गार्डन का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता था और इस बालकनी में एक झूला भी लगाया हुआ था, जो कि आरोही को बहुत पसंद था। लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद भी वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसके कमरे में एक सबसे बड़ी कमी थी और वह कमी यह थी कि उसके कमरे में हर तरफ आर्यन की तस्वीरें लगी हुई थी। आरोही ने खुद से कहा, क्या यह लोग सच में पागल हो गए हैं? यह मेरा कमरा है, यहाँ पर मेरी फोटो लगनी चाहिए थी, ना कि मेरे बहन के पति की। मैं यह सारी की सारी तस्वीर अभी के अभी डस्टबिन में फेंक रही हूँ। आरोही ने उन सभी तस्वीरों को देखते हुए कहा, श्री वटीवर तुम्हारा जो भी नाम है, आर्यन साजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वैल्यू मेरी जिंदगी में सिर्फ इतनी सी है कि तुम अब पूरी तरीके से डस्टबिन में जाने वाले हो। तुम हैंडसम तो बहुत हो लेकिन मेरे काबिल नहीं हो। इतना बोलकर उसने आर्यन की सारी तस्वीर डस्टबिन में फेंक दी और अपने हाथ झाड़ लिए।
फिर उसने अपने कमरे की तरफ देखा जो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आरोही अब अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई थी, क्योंकि वह अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली थी। उसे काम करते करते शाम के 4 बज चुके थे। अब उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खाना खाने के लिए नीचे चली गई। उसने देखा कि इस वक्त पूरी फैमिली लिविंग हॉल में बैठी हुई है। वह उन सब को इग्नोर करते हुए जाने लगी। तभी शिवराज दादाजी ने उसे आवाज दी, आरोही बेटा आप कहाँ जा रही है? इधर आइए, हम सबके साथ बैठिए। आरोही शिवराज दादाजी की बात सुनकर उसके पास चली गई और सबके पास बैठ गई। रूहानी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, दादाजी हमारे सेम के एग्जाम खत्म हो गए हैं, इसलिए मुझे पार्टी करने जाना है। तो क्या मैं सब लोगों के साथ जाऊं? प्लीज 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 दादाजी। शिवराज दादाजी ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ तुम। और हाँ, अपने साथ साथ आरोही बेटा को भी लेते हुए जाना। रूहानी ने चीढ़ते हुए कहा, क्यों दादाजी, हम सब लोग इसे अपने साथ क्यों लेकर जाएं? दादाजी कुछ जवाब देते उससे पहले अभय जी बोल उठे, वह तुम्हारी बहन है, इसलिए वह तुम्हारे साथ जा सकती है, और अगर तुम्हें उसे अपने साथ नहीं ले जाना तो फिर ठीक है, तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। रूहानी ने गुस्से से आरोही की तरफ देखा। कल तक जो उसके पापा उसकी कोई बात नहीं टालते थे, आज वह उसके खिलाफ बोल रहे हैं। यह बात सोचकर और यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। उसकी आंखों में आरोही के लिए नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। रूहानी ने अभय जी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, यह हमारे साथ चल सकती है। इतना बोलकर रूहानी अपने कमरे की तरफ चली गई। बाकी सब लोग भी अपना नाश्ता खत्म करने के बाद अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। शाम के 8 बजे। इस वक्त सभी लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, क्योंकि वह सब लोग मूनलाइट क्लब में पार्टी करने जा रहे थे। इस वक्त रूहानी ने रेड कलर की शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वही रिद्धिमा ने डार्क पर्पल कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। रोहिणी ने वाइट कलर के शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वह तीनों एक साथ ही रेडी हो रही थी। उन सब ने अपने अपने बाल खुले हुए रखे थे। उन तीनों ने अपने बाल स्ट्रेट करके खुले छोड़ दिए थे। वह तीनों बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। वही कि रोहन और रिधान ने वाइट कलर की हुडी और नीचे ब्लू जीन्स पहना हुआ था। वहीं दूसरे वाले ने नेवी ब्लू शर्ट और उसके नीचे ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। वह दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। अब बारी आती है हमारी विलेन की, यानी हमारी आरोही की। आरोही ने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी दूध जैसी गोरी स्क्रीन पर निखर निखर के आ रही थी। उसने अपने आंखों में थोड़ा सा काजल लगाया और होठों पर हल्का सा लिप बाम। उसने अपने घुटनों तक आते हुए लंबे काले बालों को कर्ल कर लिया था, जिससे अब उसके बाद सिर्फ हिप्स तक आते थे, और उसने बालों में एक बटरफ्लाई क्लिप लगा दी थी। उसने अपने हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट पहना और अपने पाँव में ब्लैक सैंडल। यार, यह कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का इससे शादी कर लेती। यह इतनी खूबसूरत लग रही है कि चांद भी इसके सामने फीका पड़ जाए। छोड़ो यार, ज्यादा तारीफ नहीं करती हूँ, पता चला कि मेरी ही नजर लग गई इसको। थू थू थू। नीचे सब लोग खड़े सिर्फ और सिर्फ आरोही का ही इंतजार कर रहे थे। रूहानी ने सब की तरफ देखते हुए कहा, देखा आप सबने, इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जा रही थी। कितना देर लगती है यार ये। और मैं आप सबको बता दे रही हूँ, अगर यह जोकर बनकर आए ना तो मैं इसे अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जाने। अभी रूहानी इतना बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ चली गई। रूहानी को कुछ ना बोलना देखा और उसकी नज़र कहीं और देख सब लोगों ने अपना सिर ऊपर करके सीढ़ियों की तरफ देखा।
सीढ़ियों से आरोही धीरे धीरे चलते हुए नीचे आ रही थी। इस वक्त वह बहुत ही ब्यूटीफुल और हॉट लग रही थी। सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उस पर ही थी। जब तक आरोही ऊपर से नीचे नहीं आ गई तब तक सब लोग सिर्फ उसे ही आंखें फाड़े देख रहे थे। सब लोगों को अपने आप को ऐसे घुड़ता पाकर आरोही उन सबको देखकर बोली, अब क्या हुआ? देखो, अब मैं कुछ भी नहीं किया है और अब सब लोगों ने मेरा असली रूप तो देखा ही हुआ है। तो फिर अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे पहले कभी इस दुनिया में लड़की को नहीं देखा? सभी लोग आरोही की बात सुनकर इधर उधर देखने लगते हैं। कनक दादी आरोही के पास आई और अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, वह सब लोग तुझे घूर नहीं रहे हैं बल्कि तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि आज मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरी इस सबसे खूबसूरत बच्ची को किसी की भी नजर ना लगे। थू थू थू। यह सब कुछ देखकर रूहानी बोली, अगर यह सब कुछ खत्म हो गया हो तो अब हम चले। रूहानी की बात सुनकर सब लोगों ने अपना सिर हिला दिया और वह सब लोग अपनी अपनी कार में बैठकर क्लब की तरफ चले गए। आधे घंटे बाद वह सब लोग इस वक्त मूनलाइट क्लब में पहुंच चुके थे। मूनलाइट क्लब इस मुंबई का सबसे बड़ा क्लब था, जहां पर रोज नए नए तरह के लोग आते थे। यहाँ पर पार्टी के साथ बिजनेस डील भी होती थी। आरोही इधर उधर इस मूनलाइट क्लब की खूबसूरती देख रही थी। उसके बाकी के भाई बहन क्लब में इंटर हो चुके थे, लेकिन जब उसने अपना कदम क्लब के अंदर रखा, ऐसा लगा मानो दुनिया वही ही रुक गई हो। सब लोग सिर्फ हमारी आरोही को ही देख रहे थे। डांस फ्लोर पर जितने भी लोग नाच रहे थे उन सब का ध्यान भी अब उसकी तरफ ही चला गया था। लड़कियां हमारी आरोही को जलन भरी और नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ लड़के प्यार भरी और कुछ लड़के हवस भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। हमारी आरोही इस मूनलाइट क्लब की आज की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। आरोही उन सब को इग्नोर करके अपने भाई बहनों के पास चली गई। उसके भाई बहन अपने अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। आरोही उन लोगों की तरफ जाकर उनके पास ही बैठ गई। रूहानी ने जब आरोही को अपने पास आता हुआ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी हाथों की मुठ्ठियां बना ली। जब सब लोग सिर्फ और सिर्फ आरोही की तरफ देख रहे थे तब उसकी आंखों में जलन और नफरत देखी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद अचानक की रूहानी के चेहरे पर एक शातिर से मुस्कान आ गई। रूहानी ने अपने बगल में बैठी हुई फ्रेंड हर्षिता की तरफ देखते हुए कहा, हर्षिता, इससे मिलो, यह है मेरी बहन आरोही, जिससे मेरे पापा ने 12 साल पहले हॉस्टल में भेज दिया था। वह बस अभी ही 1-2 महीने पहले ही यहाँ पर मुंबई में आई है। हर्षिता ने भी जब रूहानी की बात सुन तो उसके चेहरे पर भी एक गंदी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि आरोही जब से क्लब के अंदर आई थी तब से सब लड़के सिर्फ उसे ही अटेंशन दे रहे थे और सब लोगों की नज़र सिर्फ उसे पर ही थी, इसलिए हर्षिता को भी जलन होने लगी थी। हर्षिता ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, ओ हाय आरोही, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर हर्षिता रूहानी की तरफ पलटते हुए बोली, रूहानी, यह तो तुम्हारी वही बहन है ना? रूहानी ने भी हर्षिता की बातों पर अपना सर हाँ में हिला दिया। हर्षिता अपने सभी फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज, जरा देखो तो यहाँ पर हमारे बीच में कौन है? हमारी रूहानी की सौतेली बहन आरोही। वैसे मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं, यह वही लड़की है जो पिछले 2 महीनों से जोकर बनकर घूमती रहती थी। और यह लड़की हमारे रिद्धिमा की वही सौतेली बहन है जिसने अपनी ही बहन के मंगेतर पर बुरी नजर डाली है, जो अपनी ही बहन का घर तुड़वाने पर तुली हुई है। क्यों सही कहा ना मैंने आरोही? हर्षिता के इतना कहकर सब लोग सिर्फ आरोही को ही दिख रहे थे और वहां बैठे आरोही के भाई बहन भी इस सब को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वह सब लोग जानते थे कि आरोही कभी भी स्ट्रांग लड़की नहीं है। वह कभी भी किसी को जवाब नहीं देती।
अरे भाई, लेकिन अब इन लोगों को क्या पता यह उनकी आरोही नहीं है, यह मेरी आयशा है जो किसी को भी चुटकियों में धूल चटा सकती है, मेरी शेरनी है यह। सब लोग सिर्फ आरोही को ही देख रहे थे। जैसा उन सब ने सोचा था, आरोही का रिएक्शन उसे बिल्कुल उल्टा था। वह हर्षिता को देखकर मुस्कुरा रही थी। आरोही ने हर्षिता की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा हर्षिता, मुझे अपनी बहन का ही घर नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अभी मेरी बात छोड़ो, अभी बात तुम्हारी करते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हारी माँ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने तो अपनी ही सगी बहन का घर तोड़ा था। तुम्हारी माँ की सगी बहन की शादी तुम्हारे पापा से हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी माँ अपने ही जीजा से नाजायज संबंध बनाती थी, और उसे नाजायज संबंध का नतीजा तुम हो। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों तुम्हारी माँ को शर्म नहीं आई अपने ही सगी बहन का घर तोड़ते हुए? फिर आरोही ने बिल्कुल मासूम बनते हुए अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ हर्षिता, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे माफ कर देना, मेरे मुंह से गलती से यह सारी बातें निकल गई, मुझे माफ कर देना। यहाँ बैठे सभी लोगों को यह पता चल गया कि तुम शुक्ला खानदान की नाजायज औलाद हो। आरोही की बात सुनकर हर्षिता का चेहरा तो पूरी तरीके से काला पड़ चुका था। वह कहाँ आरोही की बोलती बंद करवाना चाहती थी, लेकिन आरोही ने तो खुद उसकी ही बोलती बंद कर दी। हर्षिता ने आरोही की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब कुछ बोलने की? इतना बोलकर वह आरोही 5 की तरफ बढ़ने लगी। आरोही को भी पता था कि वह उसे मारने के लिए आ रही है, इसलिए आरोही ने तुरंत अपने हाथ में पड़ा ग्लास था जिसमें रेड वाइन रखी हुई थी, वह पूरी की पूरी रेड वाइन उसने हर्षिता के फेस पर फेंक दी। हर्षिता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। रेड वाइन गिरने की वजह से उसके पूरे के पूरे कपड़े खराब हो गए थे, और उसके फेस पर जो मेकअप लगा हुआ था वह भी निकल गया था। वह इस वक्त बिल्कुल चुड़ैल की तरह लग रही थी। अपना यह हाल देखकर हर्षिता गुस्से से पागल हो गई। वह आरोही के थप्पड़ मारने के मोटिव से आरोही की तरफ बढ़ी और बोली, यू बिच। हर्षिता इसके आगे कुछ बोल पाती या फिर आरोही को थप्पड़ मार पाती। उससे पहले ही आरोही ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और अपने दूसरे हाथ से हर्षिता को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे हर्षिता जमीन पर गिर गई। आरोही भी पंजे के बाल हर्षिता के पास बैठते हुए और हर्षिता का हाथ मरोड़ते हुए बोली, अपनी जबान को आइंदा से मेरे सामने संभाल कर चलना। मुझे अपने सामने खुद के अलावा किसी और की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। आइंदा से मुझे उलझने से पहले यह दिन अपने दिमाग में याद कर लेना। दोबारा मुझे उलझी तो अगली बार तुम खुद को नर्क की आग में पाओगी, समझ गई? इतना कहकर आरोही ने झट से हर्षिता का हाथ छोड़ दिया और वहां से उठकर चली गई। वहां पर जितने भी लोग थे, आरोही के भाई बहन, उसके भाई बहन के सभी दोस्त, वह सब लोग दूर जाती हुई आरोही को आंखें फाड़े देख रहे थे। मिलते हैं अगले चैप्टर में आरोही के एक और नए रूप के साथ।